हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व की बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। मैराथन क्लास कह सकते हैं। इस क्लास में हम लोग पूरा मैग्नेटिज्म का चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। ये चैप्टर मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर होता है, इससे डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर की एक और ख़ासियत ये होती है कि इस चैप्टर में सारे रूल्स हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे फ्लेमिंग का रूल्स, कार्क-स्क्रू रूल और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जो मशीन में अप्लाई होते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग के मशीन के भी कुछ टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और मैग्नेटिज्म का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो आप लोग जानते हैं चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। देखिए, इस तरीके से हमने वन लाइनर क्वेश्चन बनाया है। उसके सामने जो ब्रैकेट में दिया है वो आंसर है और क्वेश्चन दिया गया है। जैसे ये क्वेश्चन है, ब्रैकेट में आंसर है। तो चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से? देखिए, कोई भी चुंबक है उसके 2 ध्रुव होते हैं। एक होता है एन, एक होता है एस। इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल। तो कोई भी चुंबक हो उसके 2 ध्रुव होते हैं। अगर हम लोग इस चुंबक को देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन तो ज़रूर हैं, लेकिन हम लोग इन सभी क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ेंगे कि पूरी थ्योरी जो होती है मैग्नेटिज्म की वो क्लियर हो जाएगी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरी देखिएगा। पूरी क्लास देखने के बाद आप लोग का कोई भी रूल्स जो मशीन में अप्लाई होता है या तो मैग्नेटिज्म का कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। तो देखिए, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, एन और एस। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, एन और एस। देखिए, चुंबक को कितने भी भागों में तोड़ लीजिए। जैसे ये चुंबक है, इसको मान लीजिए 2 भागों में हमने तोड़ दिया, तो प्रत्येक ध्रुव जो होता है, प्रत्येक चुंबक अपना 2 ध्रुव क्रिएट कर लेगा, एन एस। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चुंबक के 2 ध्रुव कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, अभी हमने क्या देखा, चुंबक के 2 ध्रुव कौन कौन से होते हैं, एन और एस। एन को बोलते हैं नॉर्थ पोल और एस को बोलते हैं साउथ पोल। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तर और दक्षिण। तो यही दिया हुआ है, उत्तर और दक्षिण। 3 नंबर क्वेश्चन, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं। देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, चुंबक के बाहर कैसे चलती हैं और चुंबक के अंदर कैसे चलती हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, चुंबक है, मान लीजिए ये, इसके 2 पोल होंगे, एन और एस, नॉर्थ और साउथ। चुंबक के बाहर जो चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से चलती है, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ पर जाएंगे। ये हो गया चुंबक के बाहर। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है, देखिए, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं कैसे चलती हैं, नॉर्थ से एन से निकलकर साउथ पर जाती हैं, एस पर, नॉर्थ से साउथ। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं कैसे चलती हैं। तो देखिए, चुंबक के अंदर कैसे चलती हैं आप लोग देख लीजिए। अभी हमने क्या देखा, चुंबक के बाहर इस तरीके से नॉर्थ से निकल कर साउथ पर जा रही थी, ऐसे जाती हैं चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर। और अंदर बात कर लीजिए, देखिए, इस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ जा रही थी बाहर। अब यहाँ से एंटर करेंगे अंदर। जब यहाँ से एंटर करेंगे तो देखिए, साउथ से नॉर्थ जाती हैं अंदर की ओर। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, चुंबकीय बल रेखाएं कैसे चलती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ। चुंबक को लटकाने पर चुंबक ठहरता है। देखिए, चुंबक अगर हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटका देते हैं किसी चीज़ से बांध कर, तो वो हमेशा किधर ठहरेगा, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में, जिसको बोलते हैं उत्तर को नॉर्थ, दक्षिण को साउथ। नॉर्थ और साउथ में ही ठहरेगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, चुंबक को लटकाने पर चुंबक कहाँ ठहरेगा, उत्तर तथा दक्षिण में। क्योंकि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, तो वो नॉर्थ या साउथ में ठहरेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, चुंबक के प्रकार। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? चुंबक बहुत से होते हैं, जैसे हॉर्स चुंबक, बार चुंबक, रिंग चुंबक, बॉल एंडेड चुंबक, सिलेंड्रिकल चुंबक। तो देखिए, जैसे एग्जामिनेशन में आप लोग से क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया गया, मान लीजिए कि यूपीपीसीएल T2 का जो एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आ गया कि इनमें से 4 ऑप्शन दे दिए गए। पूछा गया कि इनमें से कौन चुंबक का प्रकार नहीं है, और 4 ऑप्शन में से इसमें से 3 ऑप्शन दिया गया, 1 ऑप्शन जो है अलग है। तो आप लोग उसको पहचान लीजिएगा कि बार चुंबक, हॉर्स चुंबक, बॉल एंडेड चुंबक, सिलेंड्रिकल चुंबक, रिंग चुंबक, ये सब चुंबक के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसा पदार्थ है
जो विशेष प्रकार की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करने के गुण रखते हैं क्या कहलाता है? देखिए, इसको बोलते हैं चुंबक। जैसे ही हमारा चुंबक है तो ये विशेष प्रकार की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित और प्रतिकर्षित करने का गुण रखता है। तो आप लोग चुंबक देखे भी होंगे। मान लीजिए हमारा लोहे का टुकड़ा है तो इसको क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। तो इसी गुण को क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं। अब देखिए, आकर्षण और प्रतिकर्षण कब होता है चुंबक में, अभी आगे हमने क्वेश्चन को लिया है, डिटेल में देखने वाले हैं। चुंबक के प्रकार, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है प्राकृतिक चुंबक, एक होता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक का मतलब होता है नेचुरल चुंबक, जैसे जो प्रकृति में पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। कृत्रिम चुंबक चुंबक को बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, जिसको हम लोग बनाते हैं। अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे। तो याद रखिए चुंबक के प्रकार कौन कौन से हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। अभी आगे हम लोग सभी रूल्स वगैरह सब कुछ देखने वाले हैं, तो आप लोग क्लास पूरी देखिएगा। कृत्रिम चुंबक के कितने प्रकार हैं? देखिए, कृत्रिम चुंबक आर्टिफिशियल मैग्नेट, इसको भी दो तरीके से बनाया जाता है, तो इसके भी दो प्रकार हैं। अब देखिए, कृत्रिम चुंबक के दो प्रकार कौन कौन से हैं। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है उसको भी दो टाइप्स आते हैं। एक होता है अस्थाई चुंबक परमानेंट मैग्नेट, एक होता है अस्थाई चुंबक। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे चुंबक जिनमें सप्लाई हटा लेने पर भी चुंबकत्व बना रहता है, ऐसे चुंबक को क्या कहते हैं? मान लीजिए कोई चुंबक है, इसको हम लोग सप्लाई देकर चुंबक तो बना लिए हैं और इसकी सप्लाई हटा लेने पर भी इसमें मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी बाकी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अस्थाई चुंबक या परमानेंट मैग्नेट। क्योंकि इसमें परमानेंट रूप से मैग्नेटिज्म स्टेबल है, तो इसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है कृत्रिम चुंबक, उसी को हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे कि हमारा PMDC जनरेटर होता है। अभी हम लोग सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे चुंबक जिनमें अगर हम लोग सप्लाई हटा भी लें और मैग्नेटिज्म बाकी रह जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अस्थाई चुंबक है, परमानेंट मैग्नेट है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, ऐसे चुंबक जिनमें सप्लाई हटा लेने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं, अस्थाई चुंबक। क्योंकि देखिए हमने सप्लाई देकर चुंबक बनाया, फिर उसके बाद हमने सप्लाई हटा लिया। सपोज़ मान लीजिए हमारी कॉइल थी, इसको हमने AC नेचर की सप्लाई दे दिया, तो यहाँ पे तो मैग्नेटिज्म आएगा, लेकिन जब सप्लाई हटाएंगे तो ये हट जाएगा। तो कहने का मतलब कि जब सप्लाई हमने दे दिया तो चुंबकत्व बन गया, सप्लाई हटा लिया चुंबकत्व समाप्त हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक को बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। अस्थाई चुंबक बनाने वाले पदार्थ, देखिए अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग करते हैं, कठोर स्टील, कोबाल्ट स्टील, एल्निको आदि। ये सभी मटेरियल्स हमारे हाई प्रीमेबिलिटी वाले मटेरियल्स होते हैं, जिनकी चुंबकशीलता हाई होती है। तो इन मटेरियल्स का उपयोग हम लोग करते हैं अस्थाई चुंबक या परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, अस्थाई चुंबक जिसको बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट्स बनाने वाले पदार्थ। तो सॉफ्ट आयरन जिसको बोलते हैं नर्म लोहा, सिलिकॉन स्टील आदि। इन सभी मटेरियल्स को जिसमें प्रीमेबिलिटी लो होती है, इसको हम लोग बोलते हैं अस्थाई चुंबक बनाने वाले पदार्थ। तो मटेरियल्स आप लोग को दिए जा सकते हैं ऑप्शन में, और पूछे जा सकते हैं कि बताइए इसमें से कौन अस्थाई चुंबक बनाने वाला मटेरियल है, कौन अस्थाई चुंबक बनाने वाला मटेरियल्स है। तो इन मटेरियल्स को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत घंटी में प्रयोग करते हैं। देखिए विद्युत घंटी जो होता है उसमें अस्थाई चुंबक टेम्परेरी मैग्नेट्स का उपयोग किया जाता है। विद्युत घंटी में क्वेश्चन आया हुआ है, ये किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। इस पूरे क्वेश्चन को जितना भी 160 तक क्वेश्चन इसमें कंप्लीट किया गया, पूरा क्वेश्चन ले लिया गया मैग्नेटिज्म में, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सभी क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया गया है। तो इस क्लासेस को पूरी देखने के बाद उम्मीद है कि आप लोग का मैग्नेटिज्म से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, और सभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, इससे जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और इसको देखने के बाद आप लोग का जो बेसिक का होता है, मशीन का रूल्स होते हैं वगैरह, सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो देखिए विद्युत घंटी में जो प्रयोग करते हैं वो होता है अस्थाई चुंबक, जिसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स। ट्रांसफार्मर में जो प्रयोग करते हैं वो होता है अस्थाई चुंबक। ट्रांसफार्मर में प्रयोग करते हैं वो होता है अस्थाई चुंबक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
देखिए ट्रांसफार्मर वाला जो दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर में जो प्रयोग करते हैं अस्थाई चुंबक, इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि देखिए ट्रांसफार्मर में अस्थाई चुंबक तो नहीं उपयोग करते, उसमें भी हम लोग कॉइल होती है उसमें भी सप्लाई देते हैं, तो वहाँ पे मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आती है। क्वेश्चन नंबर 16 में थोड़ा सा डाउट है, इसको हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको हम डिटेल में बताएंगे। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में पृथ्वी की कौन सी दिशा चुंबकीय प्रभावशाली होती है। तो अभी हमने बताया कि दो गुण होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, तो यही जो दोनों होते हैं यही प्रभावशाली होंगे, चुंबकीय प्रभावशाली, मैग्नेटिज्म इफेक्टिव। तो उत्तर तथा दक्षिण, नॉर्थ और साउथ। अगला क्वेश्चन, चुंबक के एक समान ध्रुव एक दूसरे पर कौन सा बल लगाते हैं। अब देखिए रूल्स आने शुरू हो गए हैं। एक समान ध्रुव का मतलब जैसे मान लीजिए हमारा नॉर्थ साउथ है, ये भी हमारा नॉर्थ साउथ है, यहाँ पे साउथ नॉर्थ इस तरीके से। तो अगर देखिए एक समान ध्रुव ये साउथ साउथ है, इसको पास में लाएंगे तो ये एक दूसरे पर कौन सा बल लगाएंगे, वो लगाएंगे प्रतिकर्षण का बल, एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपल्सन का फोर्स या प्रतिकर्षण का बल, जब एक समान ध्रुव होते हैं तब। तो यहाँ पे कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का। और देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे पर कौन सा बल लगाते हैं। असमान होंगे, जैसे कि ये हमारा एन है, ये एस है, ये एन है और ये एस है, तो ये असमान ध्रुव है, इसको पास लाएंगे तो यहाँ पे आकर्षण का बल लगेगा, ये एक दूसरे को पास खींचेंगे तो यहाँ पे आकर्षण या अट्रैक्शन का बल लगने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन, चुंबक में सबसे अधिक शक्ति कहाँ पर होती है। सबसे ज़्यादा जो पावर होती है चुंबक में वो होती है पोल पर, ध्रुव पर। जैसे कि हमारा पोल होता है NS, इसी पोल पर, दोनों पोल जो होता है इसकी सामर्थ्य बराबर होती है शक्ति, और इसी पोल पर ध्रुव पर सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। चुंबक के दोनों ध्रुवों की सामर्थ्य होती है, तो याद रखिएगा दोनों ध्रुवों जैसे कि N और S हैं, इनकी सामर्थ्य बराबर होती है। चुंबक को गर्म करने पर क्या होगा। चुंबक को अगर आप लोग गर्म करेंगे तो चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। चुंबकत्व समाप्त करने की ये मेथड होते हैं, अगर गर्म कर देंगे चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। चुंबक को हथौड़े से पीटने पर क्या होगा, हथौड़े से पीटेंगे तब भी चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। चुंबक को ऊंचाई से गिराएंगे तब भी चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हमने वन लाइनर के रूप में लिया है ताकि आप लोग का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाए। चुंबक में कौन सा गुण पाया जाता है। चुंबक में जो गुण पाया जाता है वो पाया जाता है प्रेरण का गुण, इंडक्शन का गुण। चुंबक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो उनके ध्रुव पर क्या प्रभाव होगा। देखिए अगर चुंबक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे तो क्या होगा, अभी हमने बताया भी था। मान लीजिए हमारा कोई मैग्नेट था, इसको हमने दो भाग में तोड़ दिया, तो अगर दो भाग में तोड़ भी देंगे तो क्या होगा, ये अपने ध्रुव जो हैं N और S क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ चुंबक को छोटे छोटे टुकड़ों में अगर तोड़ दें तो उनके ध्रुव पर क्या होगा, प्रत्येक चुंबक अपने दो ध्रुव नॉर्थ और साउथ क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे। तो अगला क्वेश्चन, लोड स्टोन, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट किस प्रकार के चुंबक हैं। ये होते हैं प्राकृतिक चुंबक। याद रखिएगा प्राकृतिक चुंबक कौन से होते हैं, लोड स्टोन बोलते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब प्राकृतिक चुंबक होते हैं। जिस चुंबक में चुंबक का गुण बहुत लंबे समय तक बना रहता है उसे कहा जाता है। देखिए परमानेंट मैग्नेट इसको बोलते हैं, जिसमें बहुत लंबे समय तक चुंबक का गुण बना रहे। N व S साउथ, नॉर्थ और साउथ हमारे पोल्स हो गए। इसमें अगर चुंबक का गुण बहुत लंबे समय तक बना है, सप्लाई हटा देने के बाद भी इसमें मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी बरकरार है, बाकी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमानेंट मैग्नेट है, स्थायी चुंबक है। और देखिए अगला क्वेश्चन, जिस चुंबक में चुंबक का गुण कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है उसे कहा जाता है। तो उसे हम लोग कहेंगे कुछ समय के बाद समाप्त हो गया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अस्थायी चुंबक है, टेम्परेरी मैग्नेट्स है। दिशा सूचक में किस चुंबक का उपयोग किया जाता है। दिशा सूचक में अस्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है। जिस चुंबक के ध्रुव बदले नहीं जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए जिस चुंबक के ध्रुव, जैसे कि हमारा चुंबक है, इसके ध्रुव हैं N और S, तो अगर हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाएंगे अस्थायी चुंबक तो यहाँ पे ध्रुव बदले नहीं जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे N है तो N ही रहेगा, यहाँ S है तो S ही रहेगा। लेकिन अगर हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट्स की बात करेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे सप्लाई देकर बनाते हैं टेम्परेरी मैग्नेट्स कोई कॉइल में, तो यहाँ से करंट भेज देंगे तो यहाँ पे N और S था, तो अगर इधर से करंट भेज दीजिए इसमें, जैसे कॉइल थी, करंट को इधर से भेज दीजिए तो यहाँ N हो जाएगा, यहाँ S हो जाएगा। तो टेम्परेरी मैग्नेट्स इसको बोलते हैं। इसमें तो पोलैरिटी को चेंज कर लेंगे, लेकिन हम लोग पोलैरिटी को परमानेंट मैग्नेट में चेंज नहीं कर सकते थे। जिस चुंबक के ध्रुव बदले नहीं जा सकते उसको बोलते हैं अस्थायी चुंबक। जिस चुंबक के ध्रुव बदले जा सकते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अस्थायी चुंबक, टेम्परेरी मैग्नेट्स।
आप लोग समझ गए होंगे। किस चुंबक का मूल्य कम होता है? तो देखिए परमानेंट मैग्नेट्स का मूल्य कम होता है। अस्थायी चुंबक जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, और जो अस्थायी चुंबक होते हैं टेम्परेरी मैग्नेट्स वो महंगे होते हैं, उनका मूल्य अधिक होता है। कृत्रिम चुंबक बनाने की कितनी विधियां हैं? जैसे आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है उसको कितने मेथड से बनाया जा सकता है? तो याद रखिएगा 3 मेथड्स होते हैं। कृत्रिम चुंबक बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं? स्पर्श विधि, विद्युत धारा विधि, प्रेरण विधि। देखिए टच मेथड बोलते हैं स्पर्श विधि को, चुंबक से चुंबक टच करके बनाया जाता है। विद्युत धारा विधि धारा प्रवाह करके, या इंडक्शन मेथड से भी बनाया जा सकता है। तो 3 मेथड है कृत्रिम चुंबक बनाने के। कृत्रिम चुंबक बनाने की कौन सी विधियां हैं? कौन कौन सी हैं? स्पर्श विधि, विद्युत धारा विधि और प्रेरण विधि। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन की स्पर्श विधि तीन कौन कौन सी विधि है? स्पर्श विधि की कौन कौन सी 3 विधि? एक स्पर्श विधि होती है, एक होता है 2 स्पर्श विधि, एक होता है विभाजित स्पर्श विधि। ये 3 विधियाँ होती हैं टच मेथड या स्पर्श विधि में। चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं अभी हम लोग क्वेश्चन में देखने वाले हैं। चुंबकीय पदार्थ के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? वो होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक मटेरियल जिसको बोलते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ या डायामैग्नेटिक मटेरियल। अब देखिए वे पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर अत्यधिक शक्ति से आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जिसको मान लीजिए अगर हमारा कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो उसको चुंबक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बल से अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या लौह चुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जिनमें चुंबक कम शक्ति से अपनी ओर आकर्षित करेगा तो उसे क्या बोलेंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उसको चुंबक कम शक्ति से आकर्षित कर सकता है, लेकिन लौह चुंबकीय होगा फेरोमैग्नेटिक तो बहुत ज़्यादा पावर शक्ति से आकर्षित करेगा। वे पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं बल्कि प्रतिकर्षित होते हैं, जैसे कि कोई हमारा चुंबक है, अगर यहाँ पे हम लोग डायामैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे जिसको बोलते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ, तो ये चुंबक जो होता है इसको आकर्षित ना करके प्रतिकर्षित करेगा, दूर भेजेगा, उसको क्या बोलेंगे? प्रति चुंबकीय पदार्थ। तो वे पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं बल्कि प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहेंगे? प्रति चुंबकीय पदार्थ, इसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। लोहा, एल्निको, कोबाल्ट आदि होते हैं। देखिए लोहा, एल्निको, कोबाल्ट ये जो होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ये लौह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं? लोहा, एल्निको, कोबाल्ट। तांबा, एल्युमिनियम, हवा, प्लेटिनम आदि कौन से पदार्थ हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ जिसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पानी, हीरा, नमक, कांच आदि कौन से पदार्थ हैं? प्रति चुंबकीय पदार्थ, इसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। यानी कि ये मटेरियल्स चुंबक से क्या होंगे? आकर्षित नहीं होंगे बल्कि प्रतिकर्षित होते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था, किस पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से कम होती है? देखिए चुंबकशीलता 1 से कम का मतलब क्या हो गया? जो बहुत कम चुंबकशीलता रखते हैं, जो चुंबक की ओर आकर्षित ना होकर प्रतिकर्षित हो रहे हों, उसको बोलते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ डायामैग्नेटिक मटेरियल। जिस पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से कुछ अधिक होती है उसको बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, जो कि चुंबक की तरफ शक्तिशाली बल से आकर्षित होते हैं लेकिन फेरोमैग्नेटिक से कम ही बल से आकर्षित होंगे। तो जिस पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से बहुत अधिक है उसको बोलेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है उसे क्या कहा जाता है? देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से, जैसे कि हमारा मान लीजिए निकेल, कोबाल्ट कोई भी है, तो अगर हम लोग इसको एक टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो क्या होगा? अनुचुंबकीय बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। लौह चुंबकीय से क्या बन जाएगा? अनुचुंबकीय बन जाएगा। उसको अगर हम लोग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो जो एबव टेम्परेचर है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरी तापमान। तो क्यूरी तापमान से ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, जैसे कि निकेल है तो इसका जो क्यूरी टेम्परेचर होता है समथिंग लगभग 1130 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है, तो इससे ज़्यादा अगर दे देंगे तो उसको बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर पर क्या होगा? लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाएगा। चुंबकीय ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक सरल रेखा क्या कहलाती है? जैसे कि हमारा कोई चुंबक है, इसके 2 ध्रुव हैं N और S, इसको मिलाने वाली, जैसे कि N और S है, इसको जो मिलाने वाली काल्पनिक सरल रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं चुंबक का अक्ष। क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। चुंबकीय अक्ष के लंबवत, देखिए जैसे हमारा ये मैग्नेट था इस तरीके से बना रहे हैं, ये हमारा चुंबक का अक्ष था NS,
इसके लंबवत तथा चुंबक के केंद्र से जाने वाली, जैसे चुंबक अक्ष है, इसके केंद्र से जाने वाली, सेंटर से जा रही है, और काल्पनिक सरल रेखा क्या कहलाती है, उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय उदासीन अक्ष, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, इसको बोलते हैं MNA। क्या बोलते हैं? चुंबकीय उदासीन अक्ष। चुंबकीय उदासीन अक्ष को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, चुंबकीय उदासीन अक्ष को जानते हैं MNA के नाम से, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। चुंबकत्व का नियम किस नियम के जैसा होता है? गुरुत्वाकर्षण के नियम के जैसा होता है चुंबकत्व का नियम, क्योंकि चुंबकत्व में भी हम लोग को फोर्स मिलता है, गुरुत्वाकर्षण में भी फोर्स मिलता है, जो कि एक जैसा ही होता है। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह किसका नियम है? ये चुंबकत्व का नियम है। जैसा कि अभी हमने बताया था, अगर एक समान ध्रुव है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, और असमान ध्रुव हो तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं अट्रैक्शन का फोर्स लगाकर, तो उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकत्व का नियम है ये। देखिए, दोनों ध्रुवों पर लगने वाले बल दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, यह किसका नियम है? अभी हमने बताया ग्रेविटेशनल का जो नियम होता है वैसा ही होता है चुंबकत्व का नियम। तो M1 M2 दोनों का जो द्रव्यमान होता है चुंबक का, उसके अनुक्रमानुपाती होता है बल। यही बोला कि दोनों ध्रुवों पर लगने वाले बल दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, यह नियम किसका है? चुंबकत्व का। और चुंबकत्व का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम के जैसा ही होता है। ऐसे ही चुंबकत्व का नियम होता है, ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण का नियम भी होता है। दोनों ध्रुवों पर लगने वाला बल द्रव्यमान के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह किसका नियम है? यही बोल रहा है कि F जो होता है M1 M2 बटा R² मिलता है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और आवेश और द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, यह चुंबकत्व का नियम है। ऐसा ही तो नियम होता है गुरुत्वाकर्षण का, इसीलिए हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था कि ये किसके जैसा होता है? गुरुत्वाकर्षण के नियम के जैसा। चुंबक के आसपास का वह एरिया जहाँ चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? जैसे हमारा चुंबक है, यहाँ से N और S है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन निकलेगी, तो ये सभी एरिया जहाँ तक चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। चुंबकीय प्रभाव कहाँ पर कम होता है? देखिए, चुंबकीय प्रभाव चुंबक के मध्य में कम होता है। सबसे ज़्यादा चुंबकीय प्रभाव कहाँ होता है? पोल पर। इन पोलों पर सबसे ज़्यादा चुंबकीय प्रभाव होता है। सेंटर में, मध्य में सबसे कम चुंबकीय प्रभाव होता है। चुंबकीय प्रभाव कहाँ पर अधिक होता है? तो अभी हमने बताया चुंबक के ध्रुवों पर, N और S जो ध्रुव हैं यहाँ पर दोनों की शक्ति बराबर होती है, यहीं पे चुंबकीय प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। 60 नंबर क्वेश्चन, चुंबक के बाहर चारों ओर विद्यमान बल रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है? उसको बोलते हैं मैक्सवेल रेखा। चुंबक है, चुंबक के बाहर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इस तरीके से चलती हैं, इसको हम लोग मैक्सवेल रेखा के नाम से जानते हैं। एक वेबर में कितना मैक्सवेल होता है? तो 10 के पावर 8 मैक्सवेल। एक वेबर बराबर होता है 10 के पावर 8 मैक्सवेल, याद रखिएगा। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? चुंबक की जो बल रेखाएं होती हैं इस तरीके से चलती है नॉर्थ से साउथ पर, ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक दूसरे को कहाँ काटेंगे? कहीं भी नहीं काटेंगे। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय परिपथ में चुंबक वाहक बल विद्युत परिपथ में किसके जैसा होता है? देखिए, थोड़ा स्पीड हमने क्वेश्चन में इसलिए रखा है ताकि बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कंप्लीट कराया जाए। वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी किया जा सकता था सभी क्वेश्चन को। तो देखिए, चुंबकीय परिपथ में चुंबक वाहक बल को बोलते हैं MMF, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। और हमारा एक होता है विद्युत परिपथ, एक होता है चुंबकीय परिपथ। तो चुंबकीय परिपथ में होता है MMF, जो कि फ्लक्स को क्या करता है? प्रवाह करने में सहायक होता है। और विद्युत परिपथ में जो EMF होता है, विद्युत वाहक बल होता है, जो कि धारा को प्रवाह कराता है। तो यही पूछा है कि चुंबकीय परिपथ में चुंबक वाहक बल विद्युत परिपथ में किसके जैसा होता है? तो MMF जो होता है चुंबक वाहक बल, वो विद्युत वाहक बल के जैसा होता है। चुंबकीय फील्ड में फ्लक्स को कौन चलाता है? देखिए, चुंबकीय फील्ड में फ्लक्स को जो चलाता है उसको बोलते हैं चुंबक वाहक बल, जिसको बोलते हैं MMF, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। चुंबकत्व वाहक बल की इकाई क्या होती है? चुंबकत्व वाहक बल की इकाई होती है एम्पियर टन, क्योंकि देखिए चुंबकत्व वाहक बल जो MMF होता है उसका फार्मूला होता है MMF बराबर NI। N होता है टर्न, I होता है करंट, तो हो जाएगा एम्पियर टर्न। चुंबकीय वाहक बल की SI इकाई एम्पियर टन और दूसरी इकाई क्या होती है? चुंबकीय वाहक बल की जो SI इकाई होती है एक एम्पियर टन जैसा अभी हमने बताया, और दूसरी इकाई होती है गिलबर्ट। क्या होती है? गिलबर्ट। तो दोनों इकाई याद रखिएगा।
M बराबर एन आई किसका सूत्र है? M बराबर एन आई जो होता है चुंबकत्व वाहक बल का सूत्र होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का। देखिए एक क्वेश्चन भी लिया गया है, 10 टन और 5 एम्पियर की धारा हो तो चुंबकीय वाहक बल कितना होगा? चुंबकीय वाहक बल एमएमएफ से लिखते हैं, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स बोलते हैं, एन आई होता है। एन दिया हुआ 10 टन और आई दिया है 5 एम्पियर, तो कितना मिल गया? 50 मिल गया, 50 एम्पियर टन। चुंबकीय बल रेखा का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय बल रेखा का मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय बल रेखाओं का मात्रक होता है वेबर, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं को ही चुंबकीय फ्लक्स बोला जाता है, इन्हीं रेखाओं को, तो इसका मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो फ्लक्स का मात्रक वेबर। किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय फील्ड में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? देखिए किसी चुंबक है, कोई चुंबक है एन एस, इसके ध्रुव, इसके चारों ओर जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है एसआई मात्रक वेबर, और चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल। तो देखिए आजकल तो सभी लोग ये जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है, लेकिन क्या करता है एग्जामिनर को उठा के पूछ देगा सीजीएस मात्रक क्या है। ऑप्शन में मैक्सवेल भी देगा, वेबर भी देगा, तो याद रखिएगा सीजीएस मात्रक पूछ रहा है कि एसआई मात्रक, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल, एसआई मात्रक वेबर। रिलक्टेंस का मान बढ़ाने पर फ्लक्स का मान क्या होगा? रिलक्टेंस बढ़ाएंगे तो फ्लक्स कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए जैसे हमारा विद्युत परिपथ में होता है प्रतिरोध जो धारा को रोकता है, वैसे ही हमारा मैग्नेटिक सर्किट में होता है रिलक्टेंस या प्रतिष्ठम्भ जिसको बोल सकते हैं, वो फ्लक्स को रोकता है। तो अगर रिलक्टेंस बढ़ जाएगा तो फ्लक्स घट जाएगा। एमएमएफ का मान बढ़ाने पर फ्लक्स का मान क्या होगा? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है, ये फ्लक्स को सहायक करता है, इसी के द्वारा फ्लक्स को प्रवाह कराया जाता है। तो एमएमएफ अगर बढ़ेगा तो फ्लक्स का मान बढ़ेगा, क्योंकि देखिए एमएमएफ बराबर होता है एन इंटू आई, तो जहाँ आई बढ़ेगा वहाँ पे फ्लक्स बढ़ेगा, तो वहाँ एमएमएफ बढ़ेगा। ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय फील्ड का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फील्ड का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय फील्ड का सीजीएस मात्रक क्या होता है? गॉस तथा ऑरेस्टेड, ये दोनों मात्रक होते हैं सीजीएस में। याद रखिएगा चुंबकीय फील्ड का एसआई मात्रक टेस्ला, चुंबकीय फील्ड का सीजीएस मात्रक गॉस या ऑरेस्टेड। एक टेस्ला किसके बराबर होता है? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के, क्योंकि देखिए ये दोनों जो होते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के मात्रक है, टेस्ला भी और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी। तो 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। एकांक क्षेत्रफल या एरिया से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। बी बराबर होता है 5/A वेबर पर मीटर स्क्वायर, जैसा अभी हमने बताया। ये हो गया फ्लक्स और ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो एकांक एरिया से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इसका मात्रक क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी बराबर होता है 5/A। 5 होता है फ्लक्स, इसका मात्रक वेबर, और ए एरिया, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय बल रेखाओं का बंद मार्ग क्या कहलाता है? देखिए चुंबकीय बल रेखा, इसका बंद मार्ग जो होता है इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय परिपथ। 1 एम्पियर टर्न में कितना गिलबर्ट होता है? याद रखिएगा 1 एम्पियर टर्न बराबर होता है 1.26 गिलबर्ट। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एमएमएफ का मान किस पर निर्भर करता है? धारा और टर्न की संख्या पर, क्योंकि देखिए एमएमएफ बराबर क्या होता है? एनआई होता है, तो ये नंबर ऑफ टर्न, ये धारा, तो किस पर निर्भर कर रहा है? धारा और टर्न की संख्या। किसी परिपथ का वह गुण जो फ्लक्स का विरोध करता है क्या कहलाता है? देखिए हमने बताया कि प्रतिरोध जैसे होता है धारा का विरोध करता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में होता है प्रतिअष्टम्भ जो फ्लक्स का विरोध करता है। तो फ्लक्स का विरोध कौन करेगा? प्रतिअष्टम्भ, इसको रिलक्टेंस बोला जाता है। प्रतिअष्टम्भ का मात्रक क्या होता है? प्रतिअष्टम्भ को एस से लिखते हैं, एस बराबर होता है NI/5। एन होता है टर्न, आई होता है धारा जिसका हो जाएगा करंट, 5 फ्लक्स का मात्रक वेबर। तो प्रतिअष्टम्भ का मात्रक क्या होगा? एम्पियर टर्न पर वेबर। प्रतिअष्टम्भ का कौन कौन सा मात्रक होता है? तो एक होता है एम्पियर टन पर वेबर, जैसा अभी हमने बताया। एक होता है गिलबर्ट पर मैक्सवेल, एक होता है 1/हेनरी। ये तीनों जो मात्रक हैं आप लोग याद रखिएगा, इन तीनों मात्रक को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एम्पियर टन वेबर भी होता है, अभी हमने देखा गिलबर्ट पर मैक्सवेल भी होता है, और 1/हेनरी भी होता है। प्रतिअष्टम्भ किस किस पर निर्भर करता है? तो कोर की लंबाई पर, कोर के एरिया पर, कोर के माध्यम पर। एस बराबर होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर नहीं
एच बराबर होता है म्यू नॉट म्यू आर ए बटा एल। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है? एरिया पर, लंबाई पर और माध्यम पर। अगला क्वेश्चन, किसी चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स में सहायता करता है क्या कहलाता है? तो हमने बताया कि देखिए चुंबकीय पदार्थ का गुण जो चुंबकीय फ्लक्स को रोके उसको बोलते हैं प्रतिष्ठम या रिलक्टेंस। जो चुंबकीय फ्लक्स में सहायता करे उसको क्या बोलेंगे? चुंबकीय व्याप्तता, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक प्रीमेंस या ससेप्टेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा चुंबकीय व्याप्तता। प्रीमेंस विद्युत परिपथ में किसके जैसा होता है? चालकता के जैसा। जैसे चुंबकीय परिपथ चालकता होता है, उसमें धारा के मार्ग में सहायता करता है, वैसे ही प्रीमेंस होता है जिसको बोलते हैं व्याप्तता। यह क्या करता है? फ्लक्स के मार्ग में सहायता करता है। तो प्रीमेंस किसके जैसा है? चालकता के जैसा। प्रीमेंस किसका उल्टा होता है? प्रतिष्ठम्भ का। जैसे हमारा प्रीमेंस है तो फ्लक्स के मार्ग में सहायता कर रहा है, और रिलक्टेंस या प्रतिष्ठम्भ फ्लक्स को रोकता है। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। प्रीमेंस का मात्रक क्या होता है? प्रीमेंस का मात्रक होता है वेबर पर एम्पियर टर्न। देखिए प्रीमेंस क्या करता है? फ्लक्स के मार्ग में सहायता करता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि प्रीमेंस जो होता है रिलक्टेंस का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि रिलक्टेंस या प्रतिष्ठा में क्या करता है? धारा फ्लक्स के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। और रिलक्टेंस का फार्मूला होता है एस बराबर एन आई अपन 5। तो यहाँ से इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न पर वेबर। तो रिलक्टेंस जो होता है प्रीमेंस का उल्टा होता है, तो प्रीमेंस का मात्रक क्या हो जाएगा? वेबर पर एम्पियर टर्न। तो इसका मात्रक क्या होता है? वेबर पर एम्पियर टर्न। प्रीमेंस का मात्रक वेबर पर एम्पियर टर्न, और दूसरा मात्रक क्या है? तो प्रीमेंस का दो मात्रक होता है, एक होता है एम्पियर वेबर पर एम्पियर टर्न और दूसरा होता है हेनरी। क्योंकि रिलक्टेंस का मात्रक क्या होता है? 1/हेनरी, तो इसका उल्टा प्रीमेंस है, उसका हो जाएगा हेनरी। चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है? चुंबकशीलता का मात्रक होता है प्रीमेबिलिटी, जिसको बोलते हैं, उसका मात्रक होता है हेनरी पर मीटर। हेनरी पर मीटर। अपेक्षित चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है? कोई मात्रक नहीं होता है। देखिए इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रीमेबिलिटी। रिलेटिव प्रीमेबिलिटी का कोई मात्रक नहीं होता है, जिसको बोलते हैं अपेक्षित चुंबकशीलता। इसका कोई भी मात्रक नहीं है। हवा की अपेक्षित चुंबकशीलता कितनी होती है? हवा की अपेक्षित चुंबकशीलता का मान होता है 1। चुंबकीय फील्ड में किसी बिंदु पर इकाई ध्रुव पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? कोई चुंबकीय फील्ड में कोई इकाई पोल पर जो बल लग रहा है उसको बोलते हैं चुंबकीय फील्ड की तीव्रता। चुंबकीय फील्ड की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तीव्रता का मात्रक होता है एम्पियर टर्न पर मीटर। चुंबकीय फील्ड की तीव्रता एच से लिखते हैं, एच बराबर होता है एन आई बटा एल। तो यहाँ से देखेंगे तो एम्पियर टर्न यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा एल का मात्रक मीटर, ये लंबाई है। तो एम्पियर टर्न पर मीटर। चुंबकीय फील्ड की तीव्रता का एम्पियर टर्न पर वेबर एक मात्रक है, और दूसरा मात्रक क्या है? तो एक होता है वेबर पर हेनरी मीटर। ये दोनों मात्रक आप लोग याद रखिएगा। देखिए एम्पियर टन मीटर पर मीटर ये ज़्यादातर लोगों को याद रहता है। तो एग्जामिनर अब क्या कर रहा है कि अब इस ऑप्शन को नहीं देगा, अब आप लोग को देगा वेबर पर हेनरी मीटर। तो ये जिसको मालूम होगा वो आंसर सही करके आएगा। तो आप लोग दोनों मात्रक याद रखिएगा। किसी पदार्थ पर चुंबकीय फील्ड हटा लेने पर भी उसमें चुंबकीय गुण रह जाते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं? देखिए कोई भी चुंबकीय पदार्थ है उसमें से हम लोग चुंबकीय गुण रह जाता है, चुंबकीय फील्ड हटा लेने पर, उसको हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। जब हम लोग डीसी मशीन या डीसी मोटर जनरेटर पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि अवशिष्ट चुंबकत्व से ही वोल्टेज बनता है। इसका रहना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग जैसे शंट मोटर, सीरीज मोटर पढ़ते हैं। तो चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स विद्युत परिपथ में किसके जैसा होता है? देखिए चुंबकीय परिपथ में एक फ्लक्स होता है, वैसे ही विद्युत परिपथ में विद्युत धारा होती है। चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स कौन चलाता है? एमएमएफ विद्युत मैग्नेटिक मोटिव फोर्स चुंबकत्व वाहक बल। और विद्युत धारा को कौन चलाता है? ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, हमने बताया लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज, ये सब क्या है? निकेल, कोबाल्ट, एल्निको, ये सब हमारे लौह चुंबकीय पदार्थ हैं जो कि होते हैं उच्च चुंबकशीलता वाले। मैग्नीज नहीं होता है, निकेल, कोबाल्ट, एल्निको, ये सब हमारे लौह चुंबकीय पदार्थ है। किसी पदार्थ के अवशिष्ट चुंबकत्व ग्रहण करने के गुण को क्या कहते हैं? कोई पदार्थ है उसका अवशिष्ट चुंबकत्व जो कैपेसिटी होती है ग्रहण करने की, उसको हम लोग बोलते हैं धारणशीलता, एक्सेप्टिबिलिटी बोल सकते हैं। किसी चुंबक का एक ध्रुव दूसरे समान ध्रुव पर एक डाइन का प्रतिकर्षण बल लगाए तथा उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक ध्रुव क्या कहलाता है? ये परिभाषा इकाई ध्रुव की। तो आप लोग से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इस तरीके से लाइन देकर पूछा जाएगा, इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं इकाई ध्रुव, यूनिट पोल। किसी चुंबक के फ्लक्स का वह अंश जो काम में नहीं आता है क्या कहलाता है? लीकेज फ्लक्स। देखिए जैसे कोई चुंबकीय फ्लक्स है, इसका जो वह अंश इस तरीके से जा रहा है जो काम में ना आए,
फ्लक्स मान लीजिए काम में नहीं आया, इसको हम लोग बोलेंगे लीकेज फ्लक्स। जो काम में आ जाएगा तो उपयोगी फ्लक्स हो जाएगा। कुल फ्लक्स और उपयोगी फ्लक्स का अनुपात क्या कहलाता है? देखिए, कुल फ्लक्स फाई और उपयोगी फ्लक्स यूटिलाइजेशन फ्लक्स, इसका अनुपात जो होता है वो कहलाता है लीकेज फैक्टर। क्या कहलाता है? लीकेज फैक्टर। किसी चुंबकीय परिपथ में कोर के किसी भाग में वायु अंतराल में चुंबकीय बल रेखाएं इस वायु अंतराल में विस्तृत हो जाती हैं, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। किसी चुंबकीय परिपथ में कोर के किसी भाग में वायु अंतराल में एयर गैप जो होता है उसमें चुंबकीय बल रेखा वायु अंतराल में विस्तृत जो होती हैं, फैल जाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। चुंबकीय तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। चुंबकीय तीव्रता देखिए I/H, चुंबकीय तीव्रता ये, चुंबकीय बल ये, इसको बोलते हैं K से लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मात्रक क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी का मात्रक होता है वेबर पर एम्पियर टर्न मीटर। याद रखिएगा, ससेप्टिबिलिटी का मात्रक वेबर पर एम्पियर टर्न मीटर। अगला क्वेश्चन, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए ससेप्टिबिलिटी का मान होता है। याद रखिएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए ससेप्टिबिलिटी का मान धनात्मक होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ जिसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, इसके लिए ससेप्टिबिलिटी का मान इसके लिए भी धनात्मक होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल, इसके लिए ससेप्टिबिलिटी का मान क्या होता है? नेगेटिव या ऋणात्मक। तो लौह चुंबकीय के लिए, अनुचुंबकीय के लिए धनात्मक और प्रतिचुंबकीय के लिए ऋणात्मक। वायु के लिए ससेप्टिबिलिटी का मान क्या होता है? वायु के लिए ससेप्टिबिलिटी का मान होता है 0, 0। चुंबकीय परिपथ में एमएमएफ ड्रॉप विद्युत परिपथ में किसके तुल्य होता है? तो ये वोल्टेज ड्रॉप के तुल्य हो जाएगा। एमएमएफ ड्रॉप होता है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्योंकि दो तरीके की सर्किट होती है, एक होती है चुंबकीय सर्किट, एक होती है विद्युत सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो एमएमएफ ड्रॉप और वोल्टेज ड्रॉप एक जैसे होते हैं। किसी बंद पृष्ठ में से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान हमेशा कितना होता है? ये होता है 0। किसी बंद पृष्ठ में से जो गुजरता है चुंबकीय फ्लक्स, उसका मान हमेशा 0 होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का चुंबकीय फील्ड से पीछे रहने के गुण को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस। बीएच कर्व आप लोग पढ़े होंगे, कुछ इस तरीके से बीएच कर्व होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय फील्ड से पीछे रह जाता है। बी क्या होता है? लैग होता है एच से। इस घटना को हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस। किसी चुंबक में विपरीत चुंबकीय फील्ड की वह मात्रा जो अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करते क्या कहलाता है? देखिए, कोई भी चुंबक में जब हम लोग बीएच कर्व पढ़ेंगे थ्योरी में, तो यहाँ पर क्या होता है कि विपरीत में एक बल लगाना होता है जो अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त कर देता है, उसको बोलते हैं निग्राहिता। याद रखिएगा। भंवर धारा को और किस नाम से जाना जाता है? भंवर धारा को हम लोग जानते हैं फौकॉल्ट धारा के नाम से। कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण कोण में उत्पन्न ईएमएफ के द्वारा उत्पन्न धारा से हीट के रूप में जो हानि होती है उसे क्या कहा जाता है? कुंडली में जब एसी धारा देते हैं तो क्या होती है? अपने साइकिल को चेंज करती रहती है, तो उस कंडीशन में एक हीट के फॉर्म में एक लॉसेस क्रिएट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं भंवर धारा, एडी करंट लॉस। आवृत्ति बढ़ाने पर भंवर धारा का मान क्या होगा? आवृत्ति बढ़ाने पर भंवर धारा का मान बढ़ेगा, क्योंकि आवृत्ति जो होती है भंवर धारा के आवृत्ति जो होती है वर्ग के समानुपाती होती है। यहाँ पे अगर हम लोग आवृत्ति बढ़ाएंगे तो भंवर धारा बढ़ जाएगी। मोटाई बढ़ाने पर भंवर धारा क्या होगा? मोटाई भी जो होती है वो मोटाई का स्क्वायर भंवर धारा के समानुपाती होता है, तो यहाँ पर भी मोटाई बढ़ाएंगे तब भी भंवर धारा बढ़ेगी। डीसी सप्लाई पर भंवर धारा का मान क्या हो जाएगा? देखिए, पी एडी करंट लॉस या भंवर धारा एफ स्क्वायर के होता है। डीसी पर फ्रिक्वेंसी होती है 0, तो भंवर धारा हो जाएगी 0। डीसी पर भंवर धारा का मान 0 हो जाएगा। फ्लक्स घनत्व का मान बढ़ाने पर भंवर धारा का मान पर क्या प्रभाव होगा? फ्लक्स घनत्व का मान बढ़ाएंगे, अगर बी का मान बढ़ाएंगे तो भंवर धारा क्या होगा? पी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी स्क्वायर के फ्लक्स घनत्व के होल स्क्वायर के, तब भी हमारा फ्लक्स घनत्व बढ़ेगा तो भंवर धारा का मान बढ़ जाएगा। पदार्थ को चुंबकित तथा विचुंबकित करने पर होने वाली हानि को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस हानि। मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किसी मटेरियल को करेंगे तो वहाँ पे एक लॉसेस क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस हानि। हिस्टेरेसिस और भंवर धारा हानि को किस नाम से जाना जाता है? उसको बोलते हैं चुंबकीय हानि। इन दोनों हानि को मिलाकर बोलते हैं चुंबकीय हानि या मैग्नेटिक लॉसेस। बीएच कर्व किसके किसके बीच खींचा जाता है? तो फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय फील्ड के बीच। फ्लक्स घनत्व का मतलब बी और चुंबकीय फील्ड का मतलब एच। बी और एच के बीच में खींचा जाता है। अभी हमने देखा था बी जो होता है एच से पीछे रह जाता है, इस घटना को हिस्टेरेसिस बोल रहे थे। और इसी दोनों के बीच जो कर्व खींचा जाता है उसको बोलते हैं बी एच कर्व। चुंबकीय वक्र को किस नाम से जाना जाता है? चुंबकीय वक्र को हम लोग जानते हैं हिस्टेरेसिस वक्र के नाम से। लौह भाग में हिस्टेरेसिस हानि को दर्शाने वाला वक्र कौन सा होता है? वो होता है बी एच वक्र। लोहे के भाग में जो हिस्टेरेसिस लॉसेस को क्रिएट करता है, दर्शाता है, इंडिकेट करता है,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, BH वक्र। नर्म लोहा के लिए BH वक्र होता है, वो पतला तथा लंबा होता है। जैसे नर्म लोहा होगा तो BH कर्व जो होगा पतला और लंबा होगा। और बात कर लेते हैं सिलिकॉन स्टील के लिए BH कर्व कितना होता है, पतला और लंबा। इसीलिए हम लोग ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसको सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं, ताकि BH कर्व कम से कम हो, क्योंकि BH कर्व का एरिया कम होगा तो हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा। कठोर स्टील और निकल के लिए BH कर्व कैसा होता है, ये चौड़ा और छोटा होता है। तो कठोर स्टील का BH कर्व ज़्यादा होता है, हिस्टैरिसीस लॉस इसमें ज़्यादा होगा। वायु के लिए BH कर्व क्या होता है, वायु के लिए एक सीधी रेखा मिलती है। BH कर्व जो खींचेंगे अगर एयर में तो वहाँ पे एक सीधी रेखा मिलेगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसमें लगता है, मोटर में। देखिए हमने बताया था इसमें सभी रूल्स भी आने वाले हैं, तो रूल्स आ गए हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हमेशा मोटर में लगता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसके किसके बीच संबंध बताता है। तो देखिए फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो नियम होता है इस तरीके से होता है। ये किसके किसके बीच संबंध बताता है, ये बताता है अंगूठा जो गति की दिशा होता है ये होता है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये विद्युत धारा की दिशा। तो चुंबकीय फील्ड, विद्युत धारा और घूमने की दिशा के बीच संबंध बताएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तीनों उंगलियों को कितने डिग्री पर रखा जाता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तीनों उंगलियों को कितना डिग्री पर रखते हैं, इस तरीके से 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर। चालक पर लगने वाले बल की दिशा को कौन सा नियम बताता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, जो कि मोटर में हम लोग बल की दिशा निर्धारित करते हैं। तो बल की दिशा कौन बताएगा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। डीसी जनरेटर में कौन सा नियम लगता है, डीसी जनरेटर में लगता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल। मोटर होता है तो बाएं हाथ का नियम लगता है, और जनरेटर है तो दायां हाथ। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में तीनों उंगलियां क्या बताती हैं, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ में चुंबकीय फील्ड, EMF और गति की दिशा बताती है। चुंबकीय फील्ड, EMF और गति की दिशा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में तीनों उंगलियों को कितने कोण पर फैलाया जाता है। देखिए ये दायां हाथ का नियम होता है इस तरीके से, तो इसमें हम लोग जो उंगलियों को फैलाते हैं 90 डिग्री पर, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र, ये EMF बताता है, ये गति की दिशा। एक आयताकार नर्म लोहे का टुकड़ा जिसका उपयोग केवल चुंबकीय पथ पूरा करने के लिए करते हैं क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं कीपर। किसी बंद पृष्ठ गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/में एप्सिलॉन 0, इसको एप्सिलॉन 0 बोलते हैं, गुना होता है। या कौन सा नियम है, या नियम है गॉस का नियम। यदि किसी भी बंद पृष्ठ का कुल आवेश 0 है तब कुल विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। या कौन सा नियम है, देखिए कोई भी बंद पृष्ठ उसमें अगर कुल आवेश 0 है तो उसमें विद्युत फ्लक्स का मान भी 0 होगा। ये नियम है गॉस का नियम। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय फील्ड का निर्माण हो जाता है। या किसके अनुप्रयोग में पाया गया, ये पाया गया था ओरस्टेड के अनुप्रयोग में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी कंडक्टर अगर हम लोग इसमें से करंट को प्रवाह करेंगे तो चुंबकीय फील्ड का निर्माण हो जाएगा। ये ओरस्टेड के द्वारा पाया गया है। चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय फील्ड उत्पन्न हो जाता है। तो अभी हमने जाना कि तार है उसमें धारा देंगे तो चुंबकीय फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स। इस चुंबकीय फील्ड की दिशा चालक के ऊपर व नीचे विपरीत होती हैं। यह किस अनुप्रयोग में देखा गया, या भी देखा गया ओरस्टेड के नियम में। किसी धारावाहिक चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा चालक में धारा की दिशा प्रदर्शित करे तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करेंगी। या नियम है दाएं हाथ का नियम। चुंबकीय फील्ड में डॉट का मतलब क्या होता है, देखिए डॉट और क्रॉस होता है चुंबकीय फील्ड में। डॉट का मतलब होता है बाहर जाने वाली धारा, चुंबकीय फील्ड में क्रॉस का मतलब होता है अंदर जाने वाली धारा। 147 नंबर क्वेश्चन, धारा की दिशा चालक के अंदर की ओर होने पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी। देखिए अंदर की ओर होने का मतलब होता है दक्षिणावर्त, और धारा की दिशा अगर चालक के बाहर की ओर जा रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज। दाहिने हाथ की हथेली को परिनलिका के ऊपर इस प्रकार पकड़ें कि चुंबकीय अंगूठा चुंबकीय फील्ड या उत्तरी ध्रुव को दर्शाए तो अंगुलियां चालक में धारा की दिशा को दर्शाती हैं। या किसका नियम है, या दाहिने हथेली का नियम है। देखिए 10 क्वेश्चन और बचा है। किसी स्क्रू को इस प्रकार खोलें कि स्क्रू धारा की दिशा में आगे बढ़े तो स्क्रू के घुमाव की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा प्रदर्शित करती है। या नियम किसका है, या नियम है कार्क स्क्रू का नियम। कार्क स्क्रू नियम में यदि दाएं हाथ से पेच को आगे की दिशा में बढ़ रहा है तो धारा की दिशा होगी। देखिए अगर आगे की दिशा बढ़ रही है तो इसको बोलेंगे दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। कार्क स्क्रू नियम में यदि दाएं हाथ से पेच बाहर की ओर आ रहा है तो धारा की दिशा क्या होगी, वामावर्त, जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, अगर पेच बाहर आ रहा है तो। ये सभी रूल्स हैं, आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओवरहेड लाइन में धारा की दिशा
ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम उपयोग किया जाता है? ओवर हेडलाइन में जो धारा की दिशा निर्धारित किया जाता है एम्पियर के नियम के द्वारा। चुंबकीय ध्रुव को दर्शाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? एंड नियम का। एंड नियम का उपयोग चुंबकीय ध्रुव को दर्शाने में किया जाता है। एंड नियम के अनुसार धारा की दिशा घड़ियों के घूमने की दिशा में हो तो कौन सा ध्रुव होगा? देखिए, एंड नियम के अनुसार अगर धारा की दिशा घड़ियों के घूमने की दिशा में हो तो वहाँ पे ध्रुव होगा दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। एंड नियम के अनुसार धारा की दिशा घड़ियों के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में अगर है तो वहाँ पे ध्रुव जो होगा उत्तरी ध्रुव होगा, नॉर्थ पोल। जब तो समांतर चालक में धारा की दिशा समान हो तो उनके मध्य कौन सा बल लगता है? समांतर चालक है, इसके बीच अगर धारा समान दिशा में है तो इनके बीच आकर्षण का बल लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स। और देखिए, जब दो समांतर चालक में धारा की दिशा अलग अलग हो तो उनके मध्य कौन सा बल कार्यरत होगा? अलग अलग दिशा में देखिए समांतर चालक है, एक में डायरेक्शन इधर है धारा की, एक में इधर है, यहाँ पर रिपल्सन का फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण का बल। जब किसी चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा अपने उत्पन्न करने वाली शक्ति या उत्पन्न होने वाले सोर्स का विरोध करती है। या नियम कौन सा है? ये जो विरोध करती है इसको हम लोग बोलते हैं लेंज का नियम, जो कि डीसी मोटर में अप्लाई होता है। एक फैराडे कितने कूलाम होता है? एक फैराडे में होता है 96,500 कूलाम। तो दोस्तों 160 क्वेश्चन मैग्नेटिज्म के चुंबकत्व के पूरे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैग्नेटिज्म के, सभी क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया है। स्पीड थोड़ा इसलिए ज़्यादा रखे हैं ताकि आप लोग को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया जा सके, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। तो दोस्तों अगर हमारी क्लासेस पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।